welcome in Pawan Math classes. Today we are starting new chapter straight line. आज हम आपका नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में बैठते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएंगे इंजीनियरिंग की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एटलीस्ट 10% तो कंट्रीब्यूशन होता ही है। हो सकता है 15 to 20% भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंट्रीब्यूशन हो, और ये बड़ा ही लिंक्ड स्टडी है। Until and unless you are not having the good grip on a straight line, you can't understand circle, you can't understand ellipse, parabola and hyperbola. तो आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझना है। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। केवल दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, फिगर फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको किसी तरीके से आप फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। नंबर 2, आपको सारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब ये चीज़ आपके ब्रेन में क्लियर थॉट होता है तो फिर ये बहुत ही आराम से टॉपिक प्रोसीड हो जाता है। तो पहले स्ट्रेट लाइंस के लिए हम 10th का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ करके आए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट हम 10th में पढ़ करके आए थे। इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इफ अ पॉइंट lies on x-axis, then its coordinates must be px, 0, that is y is equal to 0. सेकेंड पॉइंट आपने सीखा था, इफ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है देन इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी p 0, y, दैट इज यू विल हैव x इज इक्वल टू 0। जैसे हमने ये x एक्सिस एंड y एक्सिस को बनाया, हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। इट इज़ नॉन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ नॉन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज़ नॉन एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज़ नॉन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज कोई पॉइंट अगर यहाँ लाई करता है तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y 0 आएगा, हाइट होगी नहीं। और अगर कोई कोई पॉइंट यहाँ लाई करता है तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी px, 0, दैट इज़ y 0। इफ़ इट लाई ऑन y एक्सिस देन x मस्ट बी 0। नंबर 3, आपने वहाँ देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो x, y है ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x, y, यहाँ पर x तो नेगेटिव होगा एंड y आपका पॉजिटिव। जैसे ही डैश स्टार्ट हो जाता है उस साइड में नेगेटिव आ जाता है। सेकेंड के लिए इधर आएंगे हम x डैश, तो x तो नेगेटिव हो गया, लेकिन अभी भी हम इधर ही जा रहे हैं कहीं पर, तो y है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे x, y दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ये आपको अच्छे से आता भी है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x, y पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, y पे लाई करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या सिचुएशन होती है। ये पॉइंट क्लियर करने के बाद आपने 10th में सीखा था डिस्टेंस फार्मूला। जो कुछ भी आप 10th में सीख करके आए हैं सभी कुछ आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और आपको वो सभी आना भी चाहिए। जैसे आपने वहाँ
डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, सेक्शन फार्मूला भी आपने वहाँ अप्लाई किया है, इवन एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देखा है, करेक्ट। और कुछ बच्चों ने सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी देखे होंगे क्या होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पहले रिवाइज कर लेते हैं। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर आते हैं डिस्टेंस फार्मूले पर। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो ये जो आपका ए बी डिस्टेंस है, इसको आप पढ़ कर के आए हैं, कितना होता है? रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। और अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी राइट है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दोनों ही राइट हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग दोनों का सेम मीनिंग है। फिफ्थ फार्मूला आपने वहाँ पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में आपको 3 टाइप्स के डिवीज़न पढ़ने को मिले थे। वैसे तो जनरली बच्चा 2 टाइप के ही पढ़ता है, बट बेसिकली ये 3 टाइप होते हैं। इंटरनल डिवीज़न, नंबर 2 एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न एंड नंबर 3 मिड पॉइंट डिवीज़न, मिड पॉइंट डिवीज़न। सेक्शन फार्मूले में 3 टाइप्स के डिवीज़न आपको पढ़ने को मिले थे, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मिड पॉइंट। ये क्या इंटरनल एक्सटर्नल है? ये कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी को पी पॉइंट डिवाइड करता है। मान लीजिए किस रेशियो में डिवाइड करता है? m/n रेशियो में। अगर इंटरनल डिवीज़न है तो इन दोनों पॉइंट के मिडिल में कहीं ना कहीं P आएगा, मतलब A और B के बीच में ही P होगा, और m/n रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज A के कोऑर्डिनेट x1, y1 हैं, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं एंड P के कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो आप ये पढ़ कर के आए हैं 10th क्लास में, xy दिस इज इक्वल टू x होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m/2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो सॉरी, और ये रेशियो आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीज़न क्या है? इसमें पॉइंट ऑफ डिवीज़न ए बी के मिडिल में लाई नहीं करता है, या तो ये ए साइड में होगा या बी साइड में होगा। सपोज यहाँ पर है, हमने मान लिया ये डिवीज़न का पॉइंट है, ए से इसकी डिस्टेंस m है एंड बी से इसकी डिस्टेंस जो है n है। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। तो इसके लिए सेम यही फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे कितने रहते हैं? mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n एंड m/2 n/1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। लास्ट आता है हमारा मिड पॉइंट डिवीज़न। इट इज़ द पर्टिकुलर केस ऑफ इंटरनल डिवीज़न। ये पर्टिकुलर केस है इंटरनल डिवीज़न का। यहाँ जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है वो एग्जैक्टली मिडिल में होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये x1 एंड y1 है
और ये पॉइंट हमारा x2 एंड y2 है। इसमें आप क्या करें, ये जो m और n है ना, m इज इक्वल टू n ले लीजिए, दोनों बराबर ले लेंगे तो यहाँ जो फार्मूला निकल के आएगा p पॉइंट के लिए, xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये बेटा 3 सेक्शन फार्मूले हुआ करते हैं। पहला इंटरनल डिवीज़न, दूसरा आपका एक्सटर्नल डिवीज़न एंड थर्ड वन इज मिड पॉइंट डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न के लिए फार्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल में ये प्लस का साइन जो है वो हम नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं। मिड पॉइंट में m और n की वैल्यू बराबर रखेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, 2m हो गया मान लो, यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो ये x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला भी आपका रिवाइज हो गया है एंड सेक्शन फार्मूला भी हमने रिवाइज कर लिया है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था वहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का एरिया हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के बड़े सारे फार्मूले हैं। कुछ बच्चों को तो केवल एक ही पता होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हैं तो हीरोन फार्मूला भी जानते हैं। इवन कुछ बच्चे टिग्नोमेट्री की हेल्प से भी एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी निकालते हैं। आगे चल के एरिया हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया को हम वेक्टर्स की भी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। ये जिस मेथड से जानना चाहेगा उसी मेथड से हम निकाल के देंगे। तो 6 पॉइंट हमारा है 10th क्लास का एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो इस एरिया के लिए आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मॉड बेटा हम इसलिए डालते हैं, ये वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू दैट वी आर यूजिंग दिस साइन। तो ये हमने एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा है। 7th नंबर पर एक ट्राइंगल के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। कुछ बच्चों ने 1 पॉइंट पढ़ा होगा, कुछ ने 2 पॉइंट्स पढ़े होंगे। ये तो सभी ने पढ़ा होगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, इसको CG भी कहते हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG भी कहलाता है ट्राइंगल का। सेंट्रॉइड क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ट्राइंगल्स की मीडियंस जहाँ इसको इंटरसेक्ट करती हैं, ट्राइंगल की मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सपोज ये फर्स्ट मीडियन है, ये सेकंड मीडियन है, ये थर्ड मीडियन है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक ही पॉइंट से तीनों पास होंगी बिकॉज दीज मीडियंस आर कॉन्कुरेंट। ये कॉन्कुरेंट लाइंस हैं, तो ये हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। ये सपोज A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। तो कुछ बच्चों को तो ये भी आता होगा कि जो मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। इधर 2:1 होगा, ये 2:1 होगा, ये 2:1 होगा। तो वो फार्मूले की हेल्प से डिराइव भी कर लेते हैं। हमें उससे लेना देना नहीं है, फार्मूला आना चाहिए आपको। हमने सपोज सेंट्रॉइड हमने P मान लिया है, तो आप ध्यान रखेंगे P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस
x2 प्लस x3y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3y3। तो आपने सेंट्रॉइड भी देख लिया है, सेंट्रॉइड भी आप पढ़ कर के आए हैं। सेंट्रॉइड के बाद अगर बच्चे ने बहुत अच्छी स्टडी की है तो उसने इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ा होगा। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल भी उसे आता है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सेंटर, अगर हम वहाँ से ट्राइंगल ड्रॉ कर, वो सर्कल ड्रॉ कर लें, तो ये ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स को टच करते हुए जाता है। तो इन सेंटर क्या वाला है उसको देखते हैं हम अब। इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दैट इज नॉन एज इन सेंटर। ये हमारा एक ट्राइंगल है, एक एंगल ये जा रहा है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर ये जा रहा है, ये जहाँ कट गए कर गए वही इन सेंटर होगा। आप चाहें तो एक और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी उसी पॉइंट से जाएगा। तो जहाँ ये तीनों एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं, दिस पॉइंट इज नॉन एज इन सेंटर। कोई है पहले की तरह, यहाँ पर x1 y1 कोऑर्डिनेट दे दिए, इस पॉइंट को हमने x2 y2 मान लिया, इस पॉइंट को हमने x3 y3 मान लिया। ये साइड A कहलाएगी, B के अपोजिट में B होगी और ये C होगी। तो बच्चों को याद होता है, बट लगभग 50% बच्चों को ही ये फार्मूला याद होता है। जो हमारा इन सेंटर है इसका फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c कोमा ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। यह रहता है इन सेंटर। पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से a मीन्स BC साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूले से AC दैट इज़ B, और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले से AB दैट इज़ C कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और इन सेंटर को और अच्छे से समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये इन सेंटर आ जाता है हमारा तो इस तरीके से एक सर्कल बन के जाएगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस होती है, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सेंटर के बाद आता है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा होगा, बहुत रेयर केस में अगर बहुत ही अच्छा बच्चा है तो वो पढ़ के आया होगा 10th में सरकम सेंटर, नहीं तो चांस ना के बराबर है सरकम सेंटर उसने पढ़ा हो। सरकम सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। किसी भी ट्राइंगल के जहाँ पर परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं दैट्स पॉइंट इज नॉन एज सरकम सेंटर। ये है एक ट्राइंगल हमारा, सपोज हमने जैसे माना है वही ट्रेंड रखते हैं A B C, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सपोज ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। थर्ड वन पक्का इसी से पास हो रहा होगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। तो यहाँ ये जो पॉइंट आता है P, इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला कोई भी नहीं है, नो स्टैंडर्ड फार्मूला। इसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगाते हैं, इसके लिए हम स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जैसे ये हमारा अगर सरकम सेंटर है 10th में जब बच्चे करते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये एक सर्कल बनेगा, इसको कहते हैं हम सरकम सर्कल। इसकी रेडियस जो है ना, कोई भी P से कोई वर्टेक्स आप ज्वाइन कर दो, PC ज्वाइन कर सकते हैं आप, AP ज्वाइन कर सकते हैं आप, PB ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चे बेसिकली क्या करते हैं 10th में, पहले पी ए को पी बी के बराबर दिखा देते हैं। पी के आप दो कोऑर्डिनेट मान लेंगे x कॉमा वाई, पहले पी ए इज इक्वल टू पी बी से एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, पी ए को पी सी के बराबर दिखा देते थे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रहेगा वही कॉमन पॉइंट होगा, x कॉमा वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ नॉन एज सरकम सेंटर। बट यहाँ 11th में इससे भी आसान मेथड है सरकम सेंटर कैलकुलेट करने का, वो जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीख जाएंगे उस केस में आपको सरकम सेंटर निकालना आ जाएगा। अभी एक और पॉइंट बाकी है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमें नहीं पता होंगी हम कंफ्यूज्ड होते ही रहेंगे। इवन सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ट्रायंगल के लिए एक रूल भी होता है कि ये कोलिनियर हैं और ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो वो हम नहीं अभी इंट्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सारे सेंटर कोइंसाइड हो जाते हैं, बहुत कुछ यहाँ ज्योमेट्रिकली हमें थिंक करना होता है, उनको देखेंगे लेटर ऑन। अब आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जहाँ पर ऑल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। एक ऑल्टीट्यूड ये है, दूसरा ऑल्टीट्यूड ये है और तीसरा ऑल्टीट्यूड ये है, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। नो स्टैंडर्ड फार्मूला, इसके लिए हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है और हम 10th के लेवल से निकाल भी नहीं सकते हैं। ये तो जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे, जब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी आती होंगी तभी हम निकाल पाएंगे ऑर्थो सेंटर। उससे पहले हमारा कोई भी टेक्निक कामयाब नहीं होगा ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। हाँ, कोई पर्टिकुलर केस है तो अलग बात है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमेशा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, राइट एंगल का वर्टेक्स होता है, तो वो डिफरेंट है, लेकिन इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में ही है 10th में, इसीलिए इसको बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो हम अभी तक तो केवल 10th क्लास पर ही थे, इतना सब कुछ आपको 10th के लेवल से आना चाहिए। नहीं आता है तो जितने हमने आपको फार्मूले लिखा दिए हैं, जो भी पॉइंट समझा दिए हैं, बस इनको रिवाइज कर लीजिए, बाकी किसी भी बुक को रेफ़र करने की फिर ज़रूरत नहीं है 10th के लिए। बस यही पॉइंट्स हम अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए, स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है कि जब 10th में थे तो टीचर ने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनवाया था, तो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन आया था। उसने ग्राफिकली दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी कराया था, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी, उनकी इक्वेशंस ये क्यों स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो देखेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है स्लोप। इसको कुछ लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। बहुत रेयर केस में आपको लिखा मिलेगा ग्रेडियंट, स्लोप ही वर्ड यूज़ होता है। अगर हमें स्लोप नहीं आता है स्ट्रेट लाइन का कैलकुलेट करना, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में मुझे थिंक करना छोड़ देना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट एबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, देन वी शुड नॉट थिंक अबाउट द स्ट्रेट लाइन। मतलब जैसे टिग्नोमेट्री में किसी बच्चे को साइन थीटा नहीं पता है क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं आता तो वो टिग्नोमेट्री कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर स्लोप वर्ड उसे क्लियर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा टिग्नोमेट्री में। तो पहले स्लोप को हम डिफाइन करते हैं। स्लोप क्या वाला है? ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज हमारी कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
थीटा एंगल से काटते हुए जाती है। हमें एंगल लेना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल आपका ये भी बन रहा है, ये वाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको नहीं करेंगे कंसीडर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बना के जाती है उसका अगर हम टेंजेंट ले लें, मतलब स्लोप ऑफ, हमने मान लिया इस लाइन का नाम दे दिया है लाइन सेगमेंट का, ए बी लाइन सेगमेंट कह दिया है, तो स्लोप ऑफ ए बी, जो स्लोप ऑफ ए बी है ये होता है tan ऑफ थीटा। थीटा का मतलब है थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय लाइन with positive x-axis in anti-clockwise direction, anti-clockwise। लाइन जो भी एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टेंजेंट ले लीजिए, दैट इज़ ऑलवेज स्लोप। और स्लोप के लिए मैथ में इन्होंने हमेशा स्मॉल m लेटर को यूज़ किया है, इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m है। अब आप सोच रहे होंगे अगर लाइन काटती नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को तब कैसे निकालेंगे स्लोप। सपोज ये लाइन है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कट कराएंगे। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी भाई, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, अब तो कट कर रही है एक्स एक्सिस पर। अब ये एंगल देख लेंगे कितना है, जितना ये एंगल होगा बेसिकली उतना ही तो ये आएगा। क्यों आएगा भाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो लाइन अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट करती है तो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, वो तो कट करेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, वहाँ से देखेंगे इंक्लिनेशन। तो ये है डेफिनेशन ऑफ स्लोप। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू मीन बाय स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलेंगे, लेट अ लाइन ए बी इज मेकिंग थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट्स स्लोप इज गिवन बाय tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पर स्लोप तो आपने पहला पॉइंट समझ लिया, स्लोप होता क्या है। अब ये स्लोप डिफरेंट केस में कैसे निकाला जाता है। जिस बच्चे को स्लोप निकालना आता है, मतलब 50% उसको स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट आती है, 50% कंसेप्चुअली ही और सी इज स्ट्रॉन्ग, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, हर प्रॉब्लम में स्लोप का इंटरफेरेंस होगा ही होगा। तो हम पहले स्लोप को ही निपटा लेते हैं। अब पहला पॉइंट है स्लोप के लिए, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, बच्चा बड़े प्यार से बोल सकता है m इज इक्वल टू tan ऑफ 0 दैट इज 0। भैया एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। दूसरा पॉइंट है इसमें स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो m इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और y के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये आ जाता है नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। तो दो पॉइंट आपने सीखे हैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है। इससे पहले आपने स्लोप की डेफिनेशन को समझा है। अब वेरियस केस में स्लोप कैसे निकालते हैं। थर्ड फार्मूला, इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन on a line, then how we can find slope, 2-point form, 2-point form, 2-point form में हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको निकालने की कोशिश है। चलो हम ये डिराइव ही करा देते हैं आपको। अगर डिराइव कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बन जाएंगी। ये एक लाइन है, ये पॉइंट सपोज ए है और ये बी है। हमें इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करके देना है। कैसे स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसने x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। बेटा यहाँ से यहाँ एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर x एक्सिस पर सपोज ये BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या होता है बाई 2।
एक आप ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा y1। एक आप ए से इस बी एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सपोज ये पॉइंट हमने P मान लिया है। अब ये एंगल तो हमें पता है थीटा है, क्योंकि हम स्लोप को डिफाइन करते हैं tan थीटा के बराबर। तो आप ज़रा थिंक कीजिए ये एंगल कितना होगा। पक्का आप बता सकते हैं ये थीटा ही होगा। क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। तो अब आप एक ट्राइंगल BPA में आ गए हैं। इस ट्राइंगल से आपको देखना है। तो इन ट्राइंगल BPA सबसे पहले आपका टारगेट है BP निकालने का। BP इज इक्वल टू, आप बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं BM में से आप PM कम कर दीजिए। BM को तो BM रखिए बट PM को AN लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। इसके बाद आपको AP की नीड है। AP की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? AP की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक तो परपेंडिकुलर आपको इससे यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कितना कोऑर्डिनेट होगा? x2 होगा। और एक आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कितना होगा? x1 होगा। करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका टारगेट है इसे कैलकुलेट करना। तो यहाँ से आपने इसको प्रोसीड किया, पैरेलल लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो कोई नाम भी दे देते हैं, हमने P दिया हुआ, सपोज ये Q दे दिया, ये R दे दिया। तो जो हम निकालना चाहते हैं अपना AP किसके बराबर है? BR माइनस R क्यूब। इसको तो हमने BR लिखा, बट R क्यूब के लिए हमें कुछ और देना पड़ेगा। ये हमने दे दिया AS। तो अब ये आ जाएगा x2 माइनस x1। अब आप स्लोप निकालिए। किसका स्लोप निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB ये कितना होगा? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा आपको पता है ट्राइंगल में कितना हो रहा है? परपेंडिकुलर BP है और बेस क्या है? AP है। BP की वैल्यू आपने निकाली है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको ये नहीं आता है कैलकुलेट करना, डजेंट मैटर दैट, but you must be know that if 2 points are given then slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1। मतलब स्लोप के लिए क्या याद रखेंगे आप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले आपने x एक्सिस का स्लोप कैलकुलेट करना सीखा, उसके बाद y एक्सिस का, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा है। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा? दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? आई थिंक मेरे बताने से पहले ही बच्चे ने सोच लिया होगा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इसलिए बराबर होंगे, जैसे देखिए एक मान लो ये लाइन है, दूसरी सपोज ये लाइन है, पैरेलल है भाई, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होंगे ना। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका स्लोप भी tan थीटा होगा, इसका स्लोप भी tan थीटा होगा, तो स्लोप बराबर आएंगे। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस के रिगार्डिंग हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको समझाने से पहले हमें थोड़ा सा एंगल बिटवीन टू लाइन समझाना पड़ेगा। उसके बाद हम अपना थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ले लेंगे। या फोर्थ पॉइंट यहाँ हमने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस के बीच में हम एंगल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इससे पैरेलल एंड परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा आपको। ये सपोज फर्स्ट लाइन है और ये सपोज सेकंड लाइन है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। लाइन L1 जो है वो θ1 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लाइन जो L2 है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 एंगल बना रही है। और हमने मान लिया इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है। तो
आप यहाँ लिखेंगे थीटा प्लस थीटा 1 दिस इज इक्वल टू थीटा 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने? एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमेशा इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों साइड का tan लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसका तो फार्मूला ही आप ये तो लिख दो, tan थीटा ही रहने दो, एंगल बिटवीन टू लाइंस लिख रहे हैं ना, तो tan थीटा। इसके लिए लिख दीजिए tan ऑफ थीटा 2 माइनस tan ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 इंटू tan ऑफ थीटा 1। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ m1 कितना होगा? m1 होगा tan ऑफ थीटा 1 एंड m2 कितना होगा? m ऑफ tan ऑफ थीटा 2, क्योंकि सेकेंड लाइन थीटा 2 एंगल बना रही है, फर्स्ट थीटा 1 बना रही है। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। वैसे तो यहाँ पर दो रीजन हैं, दो लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं, एक ये एंगल है, दूसरा ये भी होता है। एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जनरली हम एक्यूट लिखते हैं। दूसरा यहाँ एक और भी है, क्या ज़रूरी है कि आप इसे L1 माने और इसे L2 माने? आप इसको क्या कर सकते हैं? L2 मान सकते हैं, इसको L1 मान सकते हैं। तो फिर ये एंगल आपका थीटा 1 आएगा, ये एंगल आपका थीटा 2 आएगा। तो इस सिचुएशन में जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगी तो फिर इस फार्मूले में m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 आ जाएगा। तो इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए कि कौन सी लाइन हमने क्या मानी है और एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, उस सबसे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, tan थीटा को लिख देते हैं मॉड ऑफ m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये रहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक्यूट ऑब्ट्यूज का झंझट है, कौन सी लाइन L1 है, कौन सी लाइन L2 है, तो इससे बचने के लिए हम इस तरीके से tan ऑफ थीटा लिखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। इसका तो स्लोप में काम नहीं है, कभी कभी आ जाएगा ये, लेकिन स्लोप में मेरा काम क्या था, अगर टू लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन रहता है, और अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर्स हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन रहता है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसी के लिए हमने ये बहुत सारा काम किया। तो अब हम लिखेंगे इफ़ L1 पैरेलल टू L2। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो पक्का आपको क्या पता है, tan ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा tan ऑफ 0, और tan ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ से लिखेंगे 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और ये बेटा तभी पॉसिबल है जब अपना न्यूमरेटर 0 आ जाए, इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे आर हैविंग सेम स्लोप। और दूसरा रीज़न मैं आपको बता चुका था, अभी ज्योमेट्रिकली ही बता दिया था। अगर ये दो लाइन पैरेलल्स हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो इनका स्लोप बराबर आएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, इफ़ L1 परपेंडिकुलर टू L2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर हैं तो tan ऑफ थीटा को आप लिखेंगे tan ऑफ 90, और tan ऑफ 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आ जाएगा ND इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई चीज़ ND कब हो सकती है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 आ जाए। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस m1 m2 दिस इज 0। तो बेटा यहाँ से आपको मिलता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स दैट मस्ट बी -1। उनके
स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये 7th पॉइंट है स्लोप के रिगार्डिंग में। पहले नंबर पर आपने स्लोप देखा है होता कितना है, tan थीटा के बराबर। उसके बाद एक बार हम दोबारा से सारे लिख ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद हम स्लोप से बाहर निकल जाएंगे। ये बार बार पॉइंट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो इनको हम एक ही बार ना फिट फाइनल कर लें। भाई कोई चीज़ बार बार रुलाती है तो उससे बेटर है कि एक ही बार अच्छे से रोल लो बैठ करके, फिर बार बार का झंझट तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं हर 2 क्वेश्चन के बाद स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, उसी में कन्फ्यूज़न पैदा करते रहो। 7th पॉइंट है, इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ ax, ये पॉइंट अभी हम आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, केवल आंसर लिखा देते हैं। इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0 देन स्लोप, उस सिचुएशन में स्लोप जो है वो -a/b के बराबर होता है, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स है स्लोप कैलकुलेट करने के। एक बार हम सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज कराते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप जो है वो m = tan थीटा के बराबर होता है। थीटा का मतलब एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस है तो स्लोप उसका 0 होगा, बाई एक्सिस है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया है, अगर 2 पॉइंट्स अवेलेबल है तो आपने स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। 2 लाइंस के बीच में एंगल सपोज अल्फ़ा लिख लेते हैं या tan थीटा, जो भी आप, हमने इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ भी tan थीटा है। 2 लाइंस के बीच में एंगल tan अल्फ़ा की वैल्यू आपको सिखाई है, चाहे m2 माइनस m1 लिखना या m2 माइनस m1, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो आपने सीखा है उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो आपने सीखा है m1 m2 = -1। और अगर लाइन ही दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0 तो स्लोप की वैल्यू है -a/b। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 7 पॉइंट्स क्लियर है। तो स्लोप के लिए बार बार आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब एक छोटे छोटे प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि आज हमारा एक ही इंटेंशन है कि स्लोप की कहानी आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब हम स्लोप के लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से स्लोप निकालते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो फिर स्लोप के बारे में हमें आगे समस्या नहीं आएगी। सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया है इसने। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ़ अ लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन फाइंड इट स्लोप। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। इफ़ अ लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल with positive x axis in anti clockwise direction then find its slope। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो अभी अभी जो हमने आपको पढ़ाया है उसको अप्लाई कर दीजिए। m = tan of 45, ये कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। सपोज ये कहता है इफ़ अ लाइन इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक लाइन 60 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन फाइंड इट्स स्लोप। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है, ये 60 डिग्री है, हमें तो ये एंगल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा? ये tan of 120, और इसको तो सारे बच्चे टैकल करना जानते ही होंगे। 180 माइनस का 60 या 90 + 30 यूज कर सकते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव होगा, इसका स्लोप -√3 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी तो स्लोप नेगेटिव आएगा, एक्यूट एंगल बनाएगी तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन
एंड ए पॉइंट 2,1 देन फाइंड इट्स स्लोप। एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और अनदर पॉइंट 2,1 से पास हो रही है, तो इसका स्लोप कितना होगा। ये हमारी लाइन है, ओरिजिन से भी पास हो रही है और सपोज ये कोई पॉइंट है 2,1 इससे भी पास हो रही है, इसका स्लोप तो भाई ओरिजिन से पास हो रही है तो ये तो 0 0 होगा। अब अगर इसका स्लोप निकालने को बैठे बच्चा तो कितना लिखेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इट इज़ कमिंग 1/2। इसका स्लोप आ जाएगा हाफ के बराबर। तो इस तरीके की भी सिचुएशन हमें मिल जाएगी। कभी कभी क्या ये 2 पॉइंट से ही पास कराएगा, नहीं देगा ओरिजिन, मान लो इसने 1 2 दे दिया एंड 2 3 दे दिया। अब कहता है इसका स्लोप कैलकुलेट करो, तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। इसका स्लोप 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमें आगे बहुत तंग करती हैं, तो इनको हम पहले ही कंफर्म करके चलते हैं। सपोज ये क्या कहता है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है देन व्हाट इज स्लोप। अरे लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो पहले तो आप स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस निकाल दो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आपको अभी बताया हमने 0 है, तो यहाँ से लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट सपोज क्वेश्चन ये क्या पूछता है, अ लाइन इज पासिंग थ्रू ए एंड बी, coordinates of A are 1,3 and coordinates of B are 2,5. Find the slope of line which is perpendicular to AB. हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो AB पर परपेंडिकुलर है। तो कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले आप स्लोप ऑफ AB निकालें। स्लोप ऑफ AB हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 1, तो बेटा ये कितना आ गया 2 अपॉन 1 इट इज़ 2। अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लीजिए m मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखो आप, स्लोप ऑफ AB, ये कितना होगा -1, कहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है -1, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरीके से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक छोटा सा और पॉइंट मान लो हम ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पता नहीं हमसे कहाँ क्या अप्लाई करना पड़ जाए, तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर इनका क्वेश्चन सपोज दे रखा है, लाइन परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज इट्स स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लोप लिखो, इसका m है और इसका स्लोप आपको पता है माइनस का 2/3 है, ये -1, फार्मूला m1 इंटू m2, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर ये कह देता पैरेलल है तो फिर पक्का कितना हो जाता -2/3। तो इस तरीके से ये बार बार हमें कंफ्यूज्ड करता रहेगा, बट आपको अगर सारे फार्मूले आते हैं तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो आज आपने केवल 10th क्लास का रिवीजन किया है और 10th क्लास के रिवीजन करने के बाद आपने स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देखा है। स्लोप पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे। आज हमने केवल स्लोप नाम की चीज़ इंट्रोड्यूस ही की है आपको। अब अगली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू बेटा।